बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए उमेशपाल हत्याकांड के मुख्य अभियुक्तों में से एक गुड्डू मुस्लिम के घर चश्मा का कार्रवाई की गई है, जिसमें उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। 14/15 धारा के तहत कार्रवाइयां जारी हैं। नोटिस के अनुसार 15 मार्च 2023 के अंदर उन्हें हर हाल में भवन के नक्शे एवं कागजात के साथ पीडीए में हाजिर होने की नोटिस दी गई है, अन्यथा उनके ऊपर कार्रवाई की बात कही गई है। वहीं दूसरी ओर धारा 26 से एक 50,000 का अर्थदंड और प्रतिदिन 2500 के दर पर अर्थदंड की वसूली की जाएगी। बाहुबली सांसद अतीक अहमद के खास गुर्गे गुड्डू मुस्लिम के घर आज विकास प्राधिकरण द्वारा चश्मा नोटिस की गई है। ये आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से आज इस पर चश्मा नोटिस की गई है, जहाँ दरवाजे में ताला लगा हुआ है। गुड्डू मुस्लिम घटना के दिन से ही 24 फरवरी के दिन से ही ये और इनका परिवार पूरी तरीके से यहाँ से गायब है। देखिए, साफ तौर से विकास प्राधिकरण ने कारण बताओ नोटिस चिपकाया है, जिसमें जोनल अधिकारी जोन 2 प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा ये चश्मा नोटिस की गई है, जिसमें चांद बीबी और गुड्डू मुस्लिम दोनों को ही पार्टी बनाई गया है। उनसे ये पूछा गया है कि इस भवन के निर्माण के लिए 14/15 के तहत इन्होंने किसी प्रकार की कोई परमिशन ली है कि नहीं, जिसका उन्होंने न्यायोचित जवाब मांगा है और उन्होंने 25/3/2023 तक का समय दिया है, यानी कि सिर्फ 4 समय दिया गया है कि 4 दिनों में ये कारण बताओ नोटिस के तहत ये बताएंगे कि इसका नक्शा अगर पास नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया, और अगर पास कराया तो वो नक्शा कहाँ है। लेकिन अब चूंकि कार्रवाई ये पहले ही घोषणा कर दी गई थी और ये चीज़ बात हमने डीडी समाचार के तहत ये बात कह दी गई थी कि रमज़ान के महीने में एक बड़ी कार्रवाई होने को है और जिसमें ये गुड्डू मुस्लिम का भी नाम शामिल था। तो अब ये सीजिंग की जो ये कार्रवाई होगी, यह कार्रवाई न्यायोचित होगी या नहीं, यह तो विकास प्राधिकरण के दस्तावेज और गुड्डू मुस्लिम के कागजात बताएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उमेशपाल हत्याकांड को लेके गुड्डू मुस्लिम की भूमिका, उसके सीसीटीवी में उसके होने की बात यह साफ करती है कि विकास प्राधिकरण इस जगह पर कार्रवाई जरूर करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ है कि यह इतनी चौड़ी गली है जहाँ पर एक आदमी अगर निकलता हो तो दूसरा आदमी नहीं निकल सकता है। तो यहाँ पे बुलडोजर की कार्रवाई तो नहीं होगी, लेकिन इस मकान को सीज जरूर किया जाएगा। महेंद्रजीत बैनर्जी, डीडी समाचार, प्रयागराज। भादसोड़ा चौराहे पर सांवलिया प्राकट्य स्थल पर सोमवार 14 के रोज सांवलिया जी मंदिर परिवार भंडार खोला गया। उस दौरान सभी मंदिर कमेटी के कर्मचारियों को एवं भक्तजनों को एवं कई ग्रामीणों द्वारा उस मंदिर प्रांगण में बिठाया गया। नोटों की छटनी करना, नोटों के बंडल बनाना, छोटे बड़े नोट छांटना। उस दौरान मंदिर के कर्मचारी राजमल पिता शंकर लाल सेन ने नोटों की गिनती के दौरान 2900 रुपए चुरा लिए थे, जबकि इसे मंदिर कमेटी में 10 से 12 साल से यह व्यक्ति अपनी सेवा मंदिर पर दे रहा था। 2915 रुपये उसकी जेब से निकले। मैंने उसके स्टेटमेंट दिए थे, उसने कहा मेरे से गलती हो गई, भविष्य में गलती नहीं करूँगा। अभी इस संबंध में वो ठेकेदार के मार्फत आदमी को रखा हुआ है, ठेकेदार को लिखा इसको तुरंत हटाया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। परंतु आपकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके पास से कार्यकारी अधिकारी है, उसके बाद आपने पुलिस थाने में मामला क्यों नहीं दर्ज कराया? ठेकेदार की मार्फत रखा हुआ तो हमने सोचा कि ठेकेदार को बोल दें कि वो उसकी कंसर्न से ही होगा। कौन है कर्मचारी का नाम पता क्या है सर? राजकुमार सिंह। पिताजी का नाम क्या है? शंकर लाल से बात छोड़ा। कितने सालों से आपके यहाँ काम कर रहा है? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से। पूर्व में भी कोई चोरी वोरी की इसने? नहीं, पहले तो मेरे टाइम पे नहीं हुआ। तो इतना बड़ा मंदिर पे अगर कर्मचारी को रखते हैं, फिर भी अगर कोई नीयत खराब कर लेता है या पैसा चुरा लेता है तो मंदिर कमेटी की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि थाने में मामला दर्ज कराना है या उनके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे ना। कार्रवाई ऐसा हम ये थोड़ा कह रहे हैं, तो हटा दिया ठेकेदार की मार्फत, तो ठेकेदार को लिख दिया हमने, कार्रवाई करवाएंगे क्यों नहीं, हमारे रिश्तेदार तो तो कब कराएंगे? जो गलती की उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ ना। हाँ, पनिशमेंट मिलना चाहिए। कब कराएंगे? ठेकेदार को कर ली, अब चिट्ठी लिख दी ठेकेदार को भाई जब उसके खिलाफ कार्रवाई करो, उसी मार्फत है आदमी। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रहलाद सोनी। क्या दायित्व है आपका? जो
मेरा दायित्व मैंने बताया ना आपको, उसकी मार्फत रखा हुआ है। ये आपकी जिम्मेदारी क्या है? कार्यकारी अधिकारी है, कौन है आपके मंदिर पे? क्या क्या दायित्व है आपका? सीओ। मैं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हूँ। पंजाब को रंगला और स्वस्थ बनाने के सपने को साकार करेंगे सीएम। योगशाला के योग प्रशिक्षकों के पहले बैच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण स्वास्थ्य मंत्री ने शुरू किया। इस विश्वविद्यालय को नेचुरोपैथी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। योग का रिफ्रेशर कोर्स 5 अप्रैल तक चलेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान और चुनाव मंत्री पंजाब डॉक्टर बलवीर सिंह ने आज गुरु रविदास आयुर्वेद विश्वविद्यालय होशियारपुर में सीएमसी की योगशाला के लिए प्रशिक्षकों के पहले बैच का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण शुरू किया। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਯੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ ਕੋਰਸ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 400 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 80 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 10 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੇਲ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 2 ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨਸ ਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਚੰਗਾ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੋਗਾ ਵੀ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਗੇ। हरिद्वार जिले में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से आम जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हरिद्वार शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर जल भराव के कारण लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल में भी काम करने वाले कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक और खेतों में पानी भरने से सैकड़ों फसलें खराब हो चुकी हैं, वहीं सड़कें पानी से लबालब हैं। सड़क पर पानी के तेज बहाव के बीच राहगीरों को निकलने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। जिले के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं मेला अस्पताल और रुड़की के SGS अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। इस समय वायरल सीज़न वैसे भी चल रहा है, जो जब भी मौसम चेंज होता है वायरल का सीज़न आता ही है। अभी ये नया एक स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में H3N2 करके। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शननेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज़ बुखार है, सांस में समस्या है, तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में एडमिट करना है। बाकी अदरवाइज़ जो मेरी एडवाइस रहेगी सबको कि भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से अपने आप को बचें। जो रूटीन वायरल से बचाव की चीज़ें हैं, बार बार हाथ धोते रहें, पानी खूब पिएँ, नहाकर आँख को टच ना करें, भीड़ से बचें। अगर जाना बहुत ही आवश्यक है तो मास्क लगा के जाएं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है सिम्टम इतने ज़्यादा हैं कि तेज़ बुखार है और सांस में तकलीफ़ है, तो डेफिनेटली आपको जो भी नियरेस्ट हॉस्पिटल है, पास का हॉस्पिटल, उसमें ज़रूर आपको जाना चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हाकम सिंह समेत नकल माफियाओं के खिलाफ संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। प्रदेश के बहुचर्चित UKSSC परीक्षा घोटाले के मास्टरमाइंड हाकम सिंह की हरिद्वार में चिन्हित की गई संपत्ति को आखिरकार गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया है। इसमें ये हाकम सिंह के खिलाफ जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग था उत्तराखंड का, वहाँ पर परीक्षा में धांधली को लेकर उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत था और DM देहरादून की तरफ से सेक्शन 14 गैंगस्टर एक्ट में उनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई थी। हरिद्वार में भी स्थित उनकी 3 संपत्तियों पर DM देहरादून के ही आदेश थे कि इन संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा, लेकिन चूंकि यह संपत्तियां हरिद्वार जनपद में थी, इसलिए उनका एक पत्र प्राप्त हुआ था
और उसमें कहा गया था कि कुर्की का आदेश मेरे द्वारा किया जा चुका है और जनपद स्तर पर उसको रिसीवर नियुक्त कर दिया जाए। तो उसी के क्रम में एक आदेश मेरे द्वारा भी जारी किया गया और उनकी जो 3 संपत्तियां थी उनको विधिवत कुर्क करते हुए वहां पर रिसीवर नियुक्त कर दिया गया है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में बाघ ने बनाया एक और मजदूर को अपना शिकार। लगातार हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष में मौतों से क्षेत्र में दहशत का माहौल, खतरनाक जंगली जानवरों का लगातार रिहायशी इलाकों की ओर रुख से आमजन में भी आक्रोश। वहीं इस बेहद दुखद घटना से परिजनों में मचा कोहराम। यूपी उत्तराखंड बॉर्डर पर जनपद पीलीभीत थाना न्यूरिया क्षेत्र के गांव रानी कॉलोनी निवासी एक मजदूर रमेश मंडल पुत्र जीतन मंडल उम्र 55 वर्ष को खटीमा क्षेत्र के दाहर ढाकी गांव में गन्ना छीलते समय घात लगाए बाघ ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया। जिलाधिकारी खटीमा को सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम दाहढाकी में कुछ मजदूर जो खेत में काम कर रहे थे उनमें से एक, जिसका नाम रमेश मंडल बताया गया, को वन्यजीव द्वारा खींचकर गन्ने के खेत के भीतर ले जाया गया है, जिसकी ढूंढ खोज स्थानीय ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। मौके पर वन विभाग की टीम के पहुंचने पर तक स्थानीय ग्रामीणों ने व्यक्ति का शव बरामद कर लिया गया था, जिस पर चोट के निशान पाए गए, जो प्रथम दृष्टया वन्यजीव द्वारा हमला किए जाने के प्रतीत हो रहे हैं, किंतु घटना का वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के उपरांत ही पता लग पाएगा। उक्त क्षेत्र वन्यजीवों की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील है। वन क्षेत्र और उसके आसपास के लगे क्षेत्रों में वन्यजीवों का आवागमन लगातार बना रहता है और वन विभाग लगातार इस हेतु सभी स्थानीय ग्रामीणों से अपील करता आ रहा है और पुनः अपील करता है कि वन क्षेत्र और उसके निकट के क्षेत्रों में पूर्ण सजगता के साथ आप कार्य करें और जहाँ भी आवागमन करना हो तो समूह में करें और विशेष सतर्कता इस क्षेत्र में बरतें, क्योंकि जनहानि या किसी प्रकार की क्षति आमजन को न पहुँचे। इस हेतु वन विभाग और आमजन को साथ मिलकर ही कार्य करना होगा। उक्त क्षेत्र में गश्त इत्यादि अभी वर्तमान बढ़ा दी गई है। कैमरा ट्रैप स्थापित किए जा रहे हैं और जो भी मतलब इसमें एक जो हमारे बायोलॉजिस्ट वगैरह और पशु चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी टीम भी क्षेत्र में तैनात कर दी गई है, जो उक्त घटना के सैंपलिंग इत्यादि कार्य कर रही है और लगातार वन क्षेत्र अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो क्षेत्र में सक्रिय रूप से गश्त इत्यादि करते रहें ताकि किसी प्रकार की जनहानि को रोका जा सके। और पुनः वन विभाग मृतक के परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता है और पूर्णतः उनके साथ खड़ा है। इस प्रकार की घटनाएं न होने पाए, इसलिए पुनः अपील भी करता है कि आमजन इस कार्य में वन विभाग का सहयोग करें। हरिद्वार जिले के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार मिल रही गैस चोरी की शिकायत के बाद अब विभागीय टीम जांच में जुट चुकी है। दरअसल एक वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित विभाग ने इसका संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद में जब एक सिलेंडर का वजन किया तो उसका कुल वजन 27 किलो 900 ग्राम के करीब निकला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। यही नहीं, सलेमपुर, रोशनाबाद, दादूपुर, बहादुराबाद में यह समस्या वर्षों पुरानी होने के बावजूद भी इन गैस एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सज्जन के व्हाट्सएप आया था, इसमें वीडियो थी एक, बेसिकली उस वीडियो में ये था कि कुछ गैस सिलेंडर को तोला जा रहा था और सिलेंडर में जो है कुछ मात्रा तक मतलब कुछ गैस कम थी, मेरे ख्याल से 2 किलो के आसपास 1-2 सिलेंडर में कम पाई गई है। तो इस क्रम में मैंने अपने संबंधित क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को बोल दिया है कि पहले तो ये पता करें कि ये जो सिलेंडर आए हैं ये तोले जा रहे हैं किस एजेंसी के हैं, और साथ ही साथ एजेंसी के पता करने के बाद हम उस एजेंसी को नोटिस भी देंगे। और हमारे जो एक बाटमा विभाग होता है जिसमें वेट मेजरमेंट का बेसिकली रोल होता है, तो उसको भी हम लेटर इशू करेंगे या बेसिकली मैं उसको बताऊँगा अभी ऑफिशियली कि आप एक बार इसका व्यक्तिगत रूप से जाँच कीजिए और अगर कुछ कमियाँ एजेंसी के स्तर से पाई जाती हैं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। इस क्रम में मैं बताना चाहूँगा, जब भी हमारे पास शिकायतें आती हैं, अमूमन मतलब कभी कभी घटतोली की शिकायतें आती हैं, तो हमारी तरफ से भी टीम भेजी जाती है। जैसे बहादुराबाद में मैं 2-3 बार टीम भेज चुका हूँ। तो ये होता है कि फिर वहाँ पे गैस चेक की जाती है और जो भी नियमानुसार कार्रवाई होती है वो हमने की है। उसमें जुर्माना भी लगाया एजेंसी पर और कहीं कहीं हमने सिलेंडर जब्त भी किया।
नोएडा की थाना 63 पुलिस टीम द्वारा फर्जी कॉल सेंटर का किया खुलासा। बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। बैंकों से लोन दिलाने के नाम पर चल रहे फर्जी कॉल सेंटर बिरला ग्रुप और बिरला फाइनेंस में नौकरी दिलाने के नाम करते थे ठगी। पुलिस ने कॉल सेंटर के मास्टरमाइंड सहित थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कॉल सेंटर पर छापा मारकर विकास, पुनीत, देवांश, हर्षित, जितेंद्र व शैलेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। 1 साल से चला रहे थे फर्जी कॉल सेंटर। स्वास्थ्य से जुड़े चूर्ण को बेचकर करते थे ठगी। एक चूर्ण 3 से 6,000 रुपए में बेचा करते थे। चूर्ण की आड़ में डेटा लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। आरोपियों के पास एक मोटरसाइकिल, एक होंडा सिटी कार, 13 मोबाइल, 20 ATM समेत करीब 5 लाख रुपए का चूर्ण बरामद। देखिए, ये जो खुलासा हुआ इसमें शिकायत मिली थी, एक आदमी ने किया था कि सर मुझे फर्जी लोन देने के लिए और जॉब के लिए कॉल किया गया था। तो उसका लोन भी सैंक्शन किया गया 16 लाख का और उससे 7 लाख रुपए ले भी लिए गए। तो उसी की सूचना पर ये पकड़ा गया था। तो जब हमारी टीम वहाँ पर दबिश डालने गई तो देखा कि यहाँ पर कई लोग काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटर चल रहा है और इनसे बहुत सारा सामान बरामद हुआ, जिसमें 18 मोबाइल भी हैं, 2 डेस्कटॉप भी हैं, 4 लैपटॉप भी हैं, पासबुकें हैं, चेकबुक है और ये एक पंचकर्म नामक आयुर्वेदिक दवा बेचते थे। उसी के माध्यम से कस्टमर को ज़्यादातर फंसाते थे। सर, अब तक कितने लोगों को ये शिकार बना चुके हैं? देखिए, सैकड़ों लोग हैं। अब इसका तो पूरा हम जब इसका करेंगे इनके रजिस्टर से, इनके अकाउंट से, तब पूरा पता चल पाएगा कि कितने लोगों को इन्होंने ठगी का शिकार बनाया है। सर, कितने पढ़े लिखे थे ये लोग कॉल सेंटर चला रहे थे? ये बहुत ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे थे, लेकिन इनमें जो इनका मास्टरमाइंड है ये 2 सगे भाई हैं। जो विकास है वो पहले LIC में काम कर चुका है, तो वो लोन कैसे सैंक्शन होता है, क्या प्रोसेस फीस होती है, इन सबसे बढ़िया सा जानता था वो, उसी का ही फ़ायदा लेता था। और कितने लोग ये कॉल सेंटर चला रहे थे? इसमें कुल 18 लोग थे जो कॉल सेंटर चला रहे थे, जिसमें 12 लड़कियां थीं और 6 ये लोग थे। सर, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लोग जिस तरीके से फैक्ट्री में ऑफिस वगैरह लेते, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन क्यों नहीं की जाती? देखिए, पुलिस वेरिफिकेशन हम लोग करते हैं तो जो भी टेनेंट होता है वो अपना रिकॉर्ड देता है और मालिक को देता है। मालिक बता देता है कि हमारे यहाँ ये काम चल रहा है, लेकिन काम वो सही है या गलत है वो तो जब शिकायत आती है, जांच होती है, तभी पता चल पाता है। उससे पहले भी कई लोग पकड़े गए, कॉल सेंटर भी पकड़े गए, फर्जी LIC वगैरह भी कराते थे, लेकिन कहीं ना कहीं मालिकों की बहुत बड़ी कमी पाई जा रही है। क्या उन पर भी कोई कार्रवाई की जाएगी इस पर? अभी तो ऐसा कोई कानून नहीं है। हम उनको ये देते हैं कि उनकी जिम्मेदारी है, को बताएं कौन है, और वो बताते भी हैं कि हमारे अकाउंट किराएदार पर है, लेकिन वो फिर क्या कर देता है ये उसको भी जानकारी नहीं होती है। सर, ये तरीका क्या होता था, किस तरह से ये लोग मतलब लोगों से पैसा लेते थे? पैसा लेने, जैसे जॉब का ऑफ़र दिया इन्होंने, लोन का ऑफ़र दिया, और सपोज कीजिए किसी को 3 लाख का लोन कर दिया, तब उससे मांगते थे कि तुम्हारा 50,000 रुपये तुम्हें प्रोसेस फीस देनी होगी। एक बार जो पैसा डाल देता था तो फिर ये तमाम खर्चे बताते थे कि ये खर्चा और है, इतना पैसा और डाल दो। तो जब एक बार आदमी का पैसा फंस जाता था तो वो सोचता था कि मैं और पैसे डाल दूं तो शायद मुझे मिल ही जाए। इस तरीके से फंसा लेते थे। चूरन जो बनाते थे कि कहीं से मंगाते थे, कैसे करते थे चूरन? ये कहते कि हम दिल्ली से खरीद के ले आते थे, जो नॉर्मल चूरन है। यद्यपि हमने इसे टेस्ट नहीं किया कि पता नहीं इसमें क्या कंटेंट मिला हो, और इसी के नाम पर जो है ये कस्टमर बनाते थे। जब वो पे करते थे तो वो अकाउंट से, मोबाइल नंबर से सबसे जुड़ जाते थे और फिर उस डेटा का मिसयूज करते थे। ये सर, बरामदगी क्या क्या हुई है इनसे? बरामदगी इनसे हुई है जो 4 लैपटॉप हुए हैं, 18 मोबाइल हुए हैं इनसे, 2 डेस्कटॉप कंप्यूटर हुए हैं, कई सारी पासबुकें हैं, चेकबुकें हैं, 1,18,000 रुपये कैश है, ये सारी। आजमगढ़ में फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था जो पिछले 4 सालों से चला आ रहा है, जो कि आजमगढ़ के शारदा टॉकीज में 18 मार्च से रोजाना दिखाई जा रही थी, जिसका आज समापन हुआ, जिसमें पहुंची अभिनेत्री शबाना आजमी ने सराहना की है। वहीं उन्होंने कहा कि छोटे से शहर में इस तरह का आयोजन करना बहुत अच्छी बात है, लोगों को देखना चाहिए, इसकी सराहना करनी चाहिए। खास तौर पर से मैं यही की रहने वाली हूँ तो मुझे काफ़ी खुशी होती है और जनता इसको सराहे। आपको कुआं तक नहीं पहुंचना है, कुआं खुद आप तक पहुंचा है, तो इस कार्य को खूब सराहना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह तो मेरा इलाका है। फेस्टिवल के बारे में थोड़ा सा बताइए। मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ अभिषेक का और ममता का, जो कि ये 4थी बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं आजमगढ़ का, और मैं चाहूँगी कि इसको जनता बहुत सराहे, बिकॉज देखिए कुआं, आप कुएं तक नहीं पहुंचे, कुआं आप तक पहुंचा है। और लोग जब तक मुख्तलिफ किस्म की फिल्में नहीं देखेंगे, जब तक उनका विजन जो है वो बढ़ेगा नहीं, तो इसको बहुत सराहना चाहिए। और मैंने इनसे कहा ये तो मेरा इलाका है, ये तो आप
आपका हक बनता है कि आप मुझे बुलाएं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि कैफी साहब के ऊपर जो बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनी कैफी नामा, वो आज दिखाई गई है। झांसी के रानीपुर नगर के निवासी 2 बूंद पानी को मोहताज बने हुए हैं और कई दिनों से पानी न मिल पाने की वजह से लोगों का सब्र का बांध टूट गया और आक्रोशित लोगों ने मऊ रानीपुर तहसील परिसर पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर पानी मुहैया कराए जाने की मांग की। तथा साथ में निषाद गुहा जयंती मनाया गया है और जहां जिस मंच पे बैठे हैं उसके लिए 15वें वित्त से चबूतरा 3 लाख की घोषणा की गई है। आज माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप से, लेकिन आज संत सम्मेलन होने के कारण स्वामी अवधेशानंद जी आए हुए हैं, इस कारण वो नहीं आ पाए। आज माननीय दुर्गा लाल जी ने कहा कि भाई आपको ही विशेष रूप से रहना है, इस नाते हमारे आज टीम के सारे सदस्य आए हैं, सारे प्रमुख लोग आए हैं। जी सर, मीडिया के माध्यम से जैसे कि अभी आपने कहा केवल समाज से मछली मारने के काम करती है, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आ गया है, नौकरी भी मिलेगा, ऐसा आपने कहा, बताएंगे सर? देखिए, जो केवट जो समाज है किसान समाज है और अपनी मेहनत के बल पे ये काम करने वाली समाज है, चाहे वो मछली मारने का काम हो, चाहे वो साग सब्जी उगाने का काम हो, चाहे कृषि का कार्य हो। हम लोग चाहते हैं इस क्षेत्र के लोग कि इनके बच्चे भी आगे बढ़ करके कोई IAS बने, IPS बने, और हम लोगों का प्रयास भी है कि यहाँ पे हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, कॉलेज बेहतर से बेहतर शिक्षा देने में मदद करने का काम हम लोग करते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। नमस्कार।